हेलो बच्चों, वेलकम वंस अगेन टू योर लविंग चैनल एबी स्टडी जोन। तो देखिए कि दिवाली आपने सेलिब्रेट कर ली होगी। अब बेटा फिजिक्स का सेकंड पार्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पहले पार्ट में मैंने बताया था आपको, कुछ डेफिनेशंस को रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की तरफ इस चैप्टर को कैरी करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था बेटा, सबसे पहले मैंने पढ़ाया था, और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पार्ट 1 को देख भी लें, उसके बाद ये पार्ट उनके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, एक बार उसे कोई रिवीजन ले ले, उसके बाद इस पार्ट में तो उन्हें और अच्छे से समझ में आएगा। तो वैसे एक बार बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रकाश क्या है, उसके बाद पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम, उसके बाद प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद पढ़ लिया था हमने पार्श्व उत्क्रमण। ठीक है, लैटरल इन्वर्जन। तो एक बार ये बोर्ड के एग्जाम के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रकाश का परावर्तन है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलीदार पृष्ठ से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। इसके दो नियम है बेटा। पहला नियम याद ही होगा आपको, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम भी याद होगा, दूसरा रूल क्या है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। क्या रूल है बेटा, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये मैंने पढ़ा दिया था। और प्रतिबिंब मैं बताऊं आपको कि फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं कि ये आप मान के चलिए, ये कौन सा दर्पण है बेटा, अवतल दर्पण है। अभी तो नहीं जानते होंगे आप। ये क्या है कि ये मुख्य अक्ष होती है। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर, क्या ये कोई वस्तु है, इसका नाम दे दिया हमने ए बी। तो जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर, सुन लीजिए एक बार फिर से, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये कोई वस्तु मान ली हमने, इसका नाम है ए बी। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है या इस बिंदु से क्या होती है, आती हुई प्रतीत होती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब बोल देते हैं। ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया था कि कि प्रतिबिंब कितने दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या है, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जिसका हमें आभास होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है घटना। और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब किरण वास्तव में मिल जाती है। ठीक है। तो अवतल दर्पण, जो अभी हम गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, तो उस पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए इस चैप्टर को आगे कैरी करते हैं। ठीक है बेटा। तो देखिए, हमने लास्ट टॉपिक पार्श्व उत्क्रमण पढ़ा था। तो पार्श्व उत्क्रमण के बाद आज हम इस नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। तो देखिए, आज के लिए आपका नेक्स्ट टॉपिक ये है बेटा। देखिए, तो हमें पढ़ना है विसरित परावर्तन। क्या पढ़ना है, विसरित परावर्तन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो सीनियर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होती है कि ये देखिए, ये क्या है कि ये तो एकदम मैंने बताया था आपको जब हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था, कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलीदार पृष्ठ से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन। अब ये तल कैसा हो बेटा, खुरदरा हो। तल कैसा हो, खुरदरा। क्या हो, खुरदरा, चिकना ना हो। तो वही होता है, जब खुरदरे तल से परावर्तन होता है उसे क्या होता है, डिफ्यूज परावर्तन कहते हैं या विसरित परावर्तन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, किसी भी खुरदरे पृष्ठ के विभिन्न बिंदुओं पर, मतलब खुरदरे पृष्ठ के, ये जैसे खुरदरा पृष्ठ है पूरा, कोई भी किसी भी खुरदरे पृष्ठ के विभिन्न बिंदुओं पर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तित होकर चारों ओर बिखर जाती है। तो भाई यहाँ पे टकराएगी तो ऐसे आएगी, यहाँ पे टकराएगी तो ऐसे जाएगी, यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे ऐसे करके जाएगी। तो सुन लीजिए, किसी खुरदरे पृष्ठ के विभिन्न बिंदुओं पर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तित होकर चारों ओर बिखर जाती है। खुरदरे पृष्ठ से प्रकाश के चारों ओर बिखरने की इस घटना को क्या बोलते हैं, विसरित परावर्तन। ये मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे विसरित आएगा बेटा। क्या आएगा, विसरित परावर्तन, विसरित, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो ये मिसप्रिंट हो गया, विसरित परावर्तन कहते हैं। तो सुन लीजिए एक बार, किसी भी खुरदरे पृष्ठ के विभिन्न बिंदुओं पर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तित होकर चारों ओर बिखर जाती हैं। पड़ेंगी, इधर जाएंगी, इधर जाएंगी, इधर से आएगी तो इधर जाएगी, मतलब एक ही दिशा में नहीं रहेंगी, क्योंकि तल कैसा है, खुरदरा है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी खुरदरे पृष्ठ के विभिन्न बिंदुओं पर आपतित प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तित होकर चारों ओर बिखर जाती हैं। खुरदरे पृष्ठ से प्रकाश के चारों ओर बिखरने की यह घटना क्या कहलाती है, विसरित परावर्तन कहलाती है। ठीक है बेटा। तो देखिए, हमने ये विसरित परावर्तन भी देख लिया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। यहाँ से आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो जाता है।
तो सबसे पहले मैंने बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट बताया कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या होते हैं। ऐसे ही बेटा अब आ रहा है आपके सामने गोलीय दर्पण, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। तो देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। तो पहली बात तो ये सुन लीजिए, डेफिनेशन में बता देता हूं आपको, फिर पढ़ भी लेंगे हम पैनल पे, कि किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। सुन लीजिए एक बार फिर से, मैंने बताया कि गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक सतह पर क्या रेड ऑक्साइड या पारे की पेंट कर देते हैं, और दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। सुन लीजिए मैंने क्या बताया कि आपसे पूछा जाएगा पेपर में कि गोलीय दर्पण क्या होता है। तो फिर से सुनिए एक बार, किसी खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है बेटा, किसी खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसकी एक सतह पर रेड ऑक्साइड या पारे की कलई कर दी जाती है, और दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। तो नाम याद रखिएगा, किसका पेंट कर देते हैं, रेड ऑक्साइड। किसका, रेड ऑक्साइड या पारे का। पारा जानते हैं, वही Hg मरकरी, ठीक है, सिंबल होता है इसका। तो ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, चलो पढ़ भी देते हैं। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, इसके एक तल पर क्या बताया मैंने, रेड ऑक्साइड, याद रखिएगा, रेड ऑक्साइड या पारे की कलई का पेंट होता है, तथा दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक तल होता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा ये कीवर्ड्स हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है कांच के खोखले गोले का, मतलब पूरा जो गोला होता है, खोखला गोला, उसका काटा गया एक भाग होता है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके एक तल पर क्या रेड ऑक्साइड का पेंट होता है, और दूसरे तल पर क्या आगे होता है, परावर्तक तल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक तो पहला होता है अवतल दर्पण, और दूसरा कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। तो बेटा अवतल दर्पण को बोलते हैं हम कॉनकेव, कैसा होता है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। और उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स, इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। थोड़ा इंग्लिश में भी जानते रहिए, तो ध्यान रखिए, मैं बता भी देता हूं। अवतल, तो एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, अब माने दबा हुआ, तल माने तल। जब वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, तो कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण। तो देखिए ये है आपका अवतल दर्पण, ये मैं बता दे रहा हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं साफ साफ बना देता हूं। क्या है ये, पीछे तो कर दिया हमने पेंट, तो देखिए ये प्रकाश की किरणें आई है, ऐसे करके आ रही हैं, ऐसे करके आ रही हैं, और टकराएंगी, इसी तरीके से वापस लौट जाएंगी। ये क्या है बेटा, किरणें है। तो ध्यान रखिएगा, वह दर्पण, ये क्या एग्जांपल है, अवतल दर्पण का बेटा, अवतल दर्पण है ये, अवतल दर्पण। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अवतल दर्पण क्या होता है, तो आपको यही बताना है, और मैं जब रिवाइज कराऊंगा तो आपको इतनी बार बता दूंगा, बस आपको वीडियो देखते रहना है, तो उससे आपको याद भी हो जाएगा क्लास में, कि वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है क्या कहलाता है, अवतल दर्पण। ठीक है, अब ऐसे देख लेते हैं उत्तल दर्पण, एक बार डेफिनेशन भी रिवाइज कर लेते हैं। वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है, तो देखिए ये हो गया, ये दर्पण है आपका, इधर की तरफ अब यार पॉलिश कर दिया, तो प्रकाश की किरण कहां से आएंगी भैया, इधर से आएंगी, और टकरा के क्या हो जाएंगी, इधर की तरफ वापस लौट जाएंगी। ये आई और टकरा के क्या हुई, वापस लौटी, इसमें इसी में वापस लौट जाती। तो ध्यान रखिएगा ये इधर से नहीं किरणें आएंगी, ठीक है, किरणें हमेशा इधर से आती है, वस्तु हमेशा किधर की तरफ जाती है, लेफ्ट हैंड की तरफ भी रखी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अवतल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, और उत्तल दर्पण क्या होता है, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है। ये कैसा तल है, उभरा हुआ तल है। तो देखिए एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं, वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, कौन सा दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, सुन लीजिए। बहुत सारी दिवाली पे मिठाइयाँ खाई होंगी आपने, तो मिठाइयाँ एनर्जी बहुत ज्यादा होगी मिठाइयों की, तो उन मिठाइयों की एनर्जी इन डेफिनेशंस पर निकालिए। तो सबसे पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा गोलीय दर्पण। तो सुनिए कि गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है जिसके एक सतह पर रेड ऑक्साइड का पेंट होता है या पारे की कलई कर देता है, और दूसरा तल क्या होता है, परावर्तक तल। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो अवतल दर्पण और एक कौन सा, उत्तल दर्पण। अवतल का अब माने दबा हुआ, तल माने तल। वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है, तो कौन सा दर्पण कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, तो कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है। ये दबे हुए तल से परावर्तन होगा, और ये बेटा उभरे हुए तल से परावर्तन होगा। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं हम। तो देखिए अब ये क्या है, ये कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस है जो आपके न्यूमेरिकल में काम आएंगी बेटा। क्या होती है डेफिनेशन, जान लीजिए कि ये है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। तो जानिए, सबसे पहली परिभाषा है आपकी वक्रता केंद्र। तो देखिए वक्रता केंद्र क्या होता है,
कि उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? इससे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो जान लीजिए कि जैसे ये आपका ये कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण। और इस लाइन का क्या नाम क्या है? मुख्य अक्ष है। तो भैया ये पूरा गोला होगा, इसका एक हिस्सा ले लिया, इसका नाम दे दिया हमने M1 M2। ध्यान रखिएगा पीछे की तरफ पॉलिश हो रही है, परावर्तन हुआ है दबे तल से। तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। दिख रहा है समझिए इधर। तो देखिए हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है बेटा? उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो देखिए ये मैंने बताया था, ये कौन सा दर्पण है बेटा? ये अवतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होगा अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं बेटा, बीच में जो लाइन खींची है वो मुख्य अक्ष है। ठीक है इसका नाम दे दिया हमने M1 M2। ठीक है, तो सुनिए, वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है अवतल दर्पण कहलाता है। इस लाइन का क्या नाम है? मुख्य अक्ष। और इस दर्पण का नाम है क्या है? अवतल दर्पण। और इस लाइन का नाम क्या है? मुख्य अक्ष। तो इसमें हमने देखना है कौन सा वक्रता केंद्र, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए वह बिंदु जिसका दर्पण एक भाग होता है, ठीक है, ये दर्पण है, इसका एक भाग है तो गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र है। इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का सेंटर। तो सुन लीजिए एक बार फिर से, उस गोले के केंद्र को, ये पूरा गोला होगा, उस गोले के केंद्र को जिसका दर्पण M1 M2 एक दर्पण है, एक भाग होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। तो ये याद रखिएगा। दूसरी डेफिनेशन और एक याद रखिएगा कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र की तरफ होता है, परावर्तक तल की तरफ होता है, जबकि उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र की तरफ होता है, दूसरी तरफ होता है। तो ये देखो एक बार फिर से बना भी देता हूं, दिख रहा होगा आपको। ये हमने किधर की तरफ? ये हमने ले लिया दर्पण और अंदर की तरफ यार पॉलिश कर दी है। तो परावर्तन किधर की तरफ होगा? उभरे हुए तल से होता है तो इसका वक्रता केंद्र की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा। तो ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र किधर की तरफ होगा? परावर्तक तल की तरफ होता है। और उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र किधर की तरफ होता है? परावर्तक से तल से दूसरी ओर होता है। ठीक है बेटा, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम। इसके बाद आते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो देखिए वक्रता त्रिज्या देख लेते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती है? इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर की रेडियस। तो देखिए ये है वक्रता त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। जब आप दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, तो ये तो आप जाने गए होंगे, इसका नाम क्या है? अवतल दर्पण। ये इसका वक्रता केंद्र था, वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की इसकी जो त्रिज्या होती है, रेडियस जो होती है, वही क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? R से। और ये किससे प्रदर्शित करते हैं? C से। इसके बाद देख लीजिए ध्रुव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोल। ठीक है, तो देखिए दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, इसका ये M1 M2 दर्पण हो गया, और इसका जो मिड पॉइंट है वही क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। छोटी छोटी इसी डेफिनेशन है, पेपर में तो मुश्किल ही आएंगी, बस आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए मुख्य अक्ष को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस। तो इससे देख लेते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है बेटा? दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सेस कहलाती है। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, दोनों दर्पण बना के भी बता देता हूं। ये कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? ये हमने परावर्तन दबे हुए तल से होता है, ये अवतल दर्पण हो गया। और ये कौन सा होता है? उत्तल दर्पण हो गया। इस लाइन का बोलते हैं हम मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या होता है? ये तो हो गया सेंटर, और ये क्या हो गया? इसका ध्रुव। ये क्या हो गया? ध्रुव। और ये क्या हो गया? इसका सेंटर। ठीक है, तो ध्रुव से वो सॉरी क्या है? ये वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की, वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। तो ये इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सेस, PA। इसका भी नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सेस, PA। अब देख लेते हैं हम दर्पण का द्वारक। तो देखिए दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण के परावर्तक तल का व्यास। क्या बताया मैंने? दर्पण के परावर्तक तल का व्यास। तो दिख रहा होगा आपको, दर्पण ये है, और ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। और दर्पण के परावर्तक तल, ये परावर्तक तल है, और ये इसका क्या कहलाता है? ये पूरा डायमीटर, ये पूरा क्या कहलाता है? इसका द्वारक कहलाता है। साफ साफ दिख रहा होगा, द्वारक है ये। ठीक है, तो दर्पण के परावर्तक तल का व्यास क्या कहलाता है? इसका द्वारक कहलाता है। इसके बाद मुख्य अक्ष, सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिंसिपल फोकस।
ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये पेपर में भी आएगा, इसे मैं समझा भी दे रहा हूं आपको कि ये क्या है बेटा, ये दोनों दर्पण पर करके बता दो, ये इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल फोकस। ये आगे भी बढ़ना है आपको। कितनी देर की वीडियो हुई सुमित जी? 16 मिनट। चलो यार कुछ कट कर दें इसमें से, ज्यादा बड़ी हो रही है। तो देखिए कि सबसे पहले ये ध्रुव हो गया, और ये क्या है बेटा, मुख्य अक्ष। तो देखिए ये प्रकाश की किरण आई और परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से को गुजरेगी। ये प्रकाश की किरण आई, परावर्तन के पश्चात इस बिंदु से गुजरेगी। ये होता है बेटा एफ फोकस, ठीक है। तो ये होता है प्रिंसिपल फोकस। सुनिए, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। इसमें देख लेते हैं, जब प्रकाश की किरण बिंदु वस्तु से चलकर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोल देते हैं, ठीक है। तो मुख्य अवतल दर्पण में प्रिंसिपल फोकस किधर की तरफ होता है, परावर्तक तल की तरफ होता है, और उत्तल दर्पण में प्रिंसिपल फोकस किधर की तरफ होता है, परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है। तो इसे डेफिनेशन रीड भी कर लेते हैं। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, ठीक है। और देखिए फोकस दूरी कहते हैं दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है आपका कि ये है क्या है, फोकस दूरी जान लीजिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो ये है बेटा फोकस दूरी एफ, ये है फोकस दूरी एफ। तो सुन लीजिए एक बार फिर से, मैंने क्या बताया, अब मैं बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये क्या है, ये है आपका अवतल दर्पण और ये है आपका उत्तल दर्पण। ये क्या है आपका मुख्य अक्ष। तो एक बार फिर से सुन लीजिए मुख्य अक्ष की परिभाषा, मुख्य फोकस की परिभाषा, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, क्या इस लाइन को याद रखिएगा, इस वर्ड को याद रखिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु से वस्तु से चलकर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, 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 इस लाइन को भूलना नहीं है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है। किसी बिंदु वस्तु से चलकर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु से होकर गुजरती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस खोल देता है। और ये क्या है बेटा, ये ध्रुव है, मुख्य ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है बेटा। तो देखिए आज हमने क्या देखा, सबसे पहले गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, और गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ प्रमुख परिभाषाएं देख ली। सबसे पहले हमने कौन सी परिभाषा देखी, वक्रता केंद्र क्या होता है, गोले के उस केंद्र को जिसका दर्पण एक भाग होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। इसके बाद हमने देख लिया वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या थी गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को जिसका के दर्पण एक भाग होता है तो क्या बोलते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव क्या होता है, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव बोल देते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो ये मैंने बता दिया, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण का द्वारक क्या होता है, कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक कह देते हैं। और सुन लीजिए एक बार क्या, कि ये मुख्य अक्ष है बेटा और ये वस्तु है। तो जब प्रकाश की किरण किसी, एक बार फिर से बता दो, ये पेपर में आएगा, इसमें से मैं फोकस कर रहा हूं ज्यादा। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु वस्तु से चलकर मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के पश्चात वह जिस बिंदु से गुजरती है उसी को क्या बोलते थे, मुख्य फोकस कहते हैं। ये अवतल दर्पण में होता है, अब देखिए ये उत्तल दर्पण में हो जाएगा। और मुख्य फोकस और ध्रुव तक के बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है, ठीक है बेटा। तो देखिए समझ में आया होगा आपको। 7 नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कितना टाइम हो गया सुमित जी? हाँ तो देखिए, तो ये हमने क्या किया बेटा कि पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया।
पार्ट 3 और पार्ट 4 5 पार्ट्स में बयान के लिए 10 छोटी छोटी क्लिप्स डाल रहे हैं, जिससे कि आपको बोरियत ना हो। लंबा चैप्टर डालते हो तो आप बच्चे देखते नहीं है, छोटे छोटे पार्ट्स में डालते हैं। तो जब भी आपको मौका मिले, 10 मिनट 10 जब भी मौका मिले पूरे दिन में, तो एक बार क्लिप रिवाइज कर ली। 10 मिनट ज्यादा भी नहीं होते हैं, एक बार वीडियो देख लेंगे। और बेटा कॉपी जरूर मेंटेन करनी है, जिससे कि चैप्टर समझ आ जाए, फिर लाइव सेशन में हम अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए। ठीक है बेटा। और ये बेटा एक बार प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, साइंस की अलग, मैथ्स जिन्हें देखना है मैथ्स का अलग, और इंग्लिश का हम लाइव सेशन ऑनलाइन सॉल्व कर लेंगे लाइव 1 तारीख से। ठीक है बेटा। तो ज्यादा से ज्यादा अब आप दिवाली मना ली होगी, ठीक है, तो दिवाली के बाद बिल्कुल भी विचलित मत होइएगा, पढ़ाई पे फोकस करिए, टाइम बहुत कम रह गया है। ठीक है बेटा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके रिलेटिव भी आए होंगे, उन्हें भी बताइए चैनल के बारे में कि हम कितना मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है बेटा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है बेटा। तो बाय, टेक केयर। ठीक है बेटा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।